नमस्ते एवरीवन। मैंने आज तक कभी स्पोर्ट्स पे नहीं बोला है और ना हार जीत पे बोला है, तो आज मेरा टॉपिक है हार जीत और मैं आज खेल के बारे में बात करना चाहती हूँ। और मैं बचपन में जो है स्कूल में तो खेलती थी, बट मैंने ऐसे कभी कोई सी गेम्स में पार्टिसिपेट नहीं किया। मुझे पढ़ाई का ही शौक था। मैंने स्काउटिंग गाइडिंग तो की है, वहाँ पे मैं काफ़ी करती थी, उसमें मैं टॉपर भी थी और मेरे हमेशा उसमें मार्क्स जाते थे। तो मैं एज अ टीम लीडर पार्टिसिपेट करती थी। मैं गुरु पद तक गई थी और मैंने राष्ट्रपति पद के लिए फिर नहीं अप्लाई किया। फिर मैं 10th में आ गई तो मेरा हाई स्कूल की मैं प्रिपरेशन करने लग गई। तो मैं स्काउटिंग गाइडिंग में गुरु पद तक गई थी और मुझे सारे सर्टिफिकेट्स वगैरह मिले थे। तो उस वक्त तो मैं गेम्स वगैरह तो हमने नहीं किया। जैसे आजकल काफ़ी गेम्स का चल रहा है, चेस का है, क्रिकेट का है। क्रिकेट भी था हमारे टाइम में, बट मैंने कभी किया नहीं। मैं देखती थी मेरे ब्रदर्स, जो मेरे भाई जो है वो खेलते थे और मेरे दोनों भाई जो है बहुत अच्छा मैच खेलते थे। तो अभी भी मेरा फर्स्ट यंगर ब्रदर जो है संतोष, वो खेल रहा है, वो खेलता है अभी भी। तो फिर एज सच मुझे ज़्यादा खेल का कोई ज़्यादा कुछ खास एक्सपीरियंस नहीं है। मैंने कभी कोई मेडल वगैरह नहीं जीता है। हाँ, जो है मैं पढ़ाई में ही जो कुछ मुझे मिला है उसमें ही मिला है, स्काउटिंग गाइडिंग में मिला है। तो आज हम बात करेंगे हार और जीत की और खेल के बारे में बात करेंगे। तो हम कहाँ से शुरू करें? तो मैं अपने बेटे आनंद से शुरू करती हूँ। वो छोटा था, 5 साल का करीब होगा, तो वो खुद से ही जो है स्केटिंग करता था। तो लेन के बाहर जाता था, खुद से चलाता था। फिर धीमे धीमे मैंने उसको जो है आईटी में ही जो है कोच आते थे स्केटिंग के, तो वहाँ पे मैंने उसको कराया कि वो वहाँ पे सीखता था। तो हम हफ्ते में कुछ दिन का होता था, 3 दिन या इस टाइप से, तो मैं उसको लेके जाती थी। जितनी देर वो प्रैक्टिस करता था मैं वहीं गार्डन में टहलती रहती थी। और मैंने आपको बताया ही कि मैं जब टहलती हूँ तो मैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे की चैंटिंग करती हूँ। तो मैं टहलते टहलते चैंटिंग भी करती थी। कभी कभी कुछ फ्री टाइम में मैं बातें भी कर लेती थी, क्योंकि फ्री टाइम में ही हम लोगों से बात कर सकते हैं। तो इधर बच्चे खेलते थे, मैं उनको देखती भी रहती थी, मॉनिटर भी करती रहती थी, और साथ में मैं वॉक भी हो जाती थी हमारी। और मैं अपने रिलेटिव से, अपनी मदर से, सबसे फ़ोन पे बात भी कर लेती थी। फिर जो है अनंत जो है लखनऊ में गया था, वहाँ पे सीबीएसई के थ्रू उसने रजिस्टर्ड किया था, तो वहाँ पे उसे मेडल मिला और वो जीता। तब से मैंने सोचा कि अब मैं इसको स्केटिंग में आगे बढ़ाऊंगी, क्योंकि वो अपनी मेहनत से जो है वो उसने जीता। तो मुझे गोल्ड मेडल मिला, तो मुझे बहुत खुशी हुई। तब से मैंने फिर कोशिश की, उनके कोच से बात की उसको पर्सनल ट्रेनिंग के लिए। तो वो अलग से आते थे, उसको सिखाते थे और उसको करते थे। तो अनंत ने काफ़ी पार्टिसिपेट किया स्केटिंग में और उसको जो है नेशनल तक गया। और नेशनल में उसे 4th रैंक उसकी आई, लेकिन वो मतलब फर्स्ट 3 में नहीं आ पाया। तो इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। लेकिन मेरे बच्चों में कुछ प्रॉब्लम, वो एक्सरसाइज नहीं करते हैं। वैसे तो स्टैमिना डेवलप करना है, उसके लिए डाइट का भी ध्यान रखना है। तो नेशनल गया था वो, लेकिन नहीं जीत पाया। तो कुछ कमियां तो रह जाती हैं। कानपुर में इतना बड़ा रिंक भी नहीं है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये कि प्रैक्टिस कहाँ करें। तो आईटी में सड़क पे जो है रोड प्रैक्टिस करते हैं और स्कूल में करते हैं, जैसे डीपीएस में है। अभी तो नर्चर इंटरनेशनल स्कूल ने भी अपनी रिंक बनवा ली है। तो मेन प्रॉब्लम है बच्चों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, एक्सपोजर नहीं मिलता है, जिसके कारण वो बड़े स्केल पे या वो बहुत ही जब कई लोगों के साथ मिलते हैं तो वहाँ पर वो जीत नहीं पाते हैं। तो अभी तो ये खेल की बात हो गई। तो मैं स्केटिंग में जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, मैं सिर्फ इतना ही यहाँ डिस्कस करना चाहती हूँ कि छोटे छोटे बच्चे वहाँ पे जाते थे। तो अंडर 14 है, अंडर 10 है, अंडर 8 है। तो इतना अर्ली मॉर्निंग विंटर्स में जो है बच्चों को दौड़ाना, मुझे भी समझ में आता है, अंडरस्टैंड कि भाई 5 दिन का प्रोग्राम है, 3 दिन का, तो सुबह से लेकर रात तक करते हैं, जितना जल्दी खत्म हो जाए। क्योंकि मुझे लगता है कि छोटे छोटे बच्चे, उनके साथ पेरेंट्स को, टीचर्स को भी इतना अर्ली मॉर्निंग, इतना लेट नाइट जो है वो कराते हैं, वो मुझे ठीक नहीं लगता। मुझे लगता है एक प्रॉपर शेड्यूल होना चाहिए। पूरा दिन वहाँ पे बैठे रहना बहुत मुश्किल होता है, इतनी चेयर्स भी अवेलेबल नहीं होती है। तो बताइए पेरेंट्स कहाँ बैठेंगे, क्या करेंगे, कैसे वहाँ पे देखेंगे। तो कुछ चीज़ें इम्प्रूव होनी चाहिए गेम्स में। तो सबसे पहली बात कि बच्चों का एज देख के उनका टाइमिंग सेट करना चाहिए कि इतने छोटे बच्चे इतना अर्ली मॉर्निंग, ऊपर से सबको बुला लेते हैं एक साथ,
ये सारे लोग आ जाएंगे, अब हम भी चले जाते कहीं ऐसा ना हो हमारा छूट जाए, तो हम लोग भी वहाँ बैठे रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें वेल ऑर्गेनाइज करनी है, वेल प्लान करनी है, इन फ्यूचर इस टाइप से होता है। दूसरी बात ये कि मैं देखती थी कि पहले मेडल की क्वालिटी बहुत अच्छी रहती थी, आजकल धीमे धीमे क्वालिटी बहुत डिग्रेड कर रही है, लोग अच्छे प्राइज नहीं देते हैं बच्चों को, तो मोटिवेशन कम होता है। हम इतना खर्च करके जाते हैं बाहर, होटल में स्टे करते हैं, वहाँ पे खाने पीने का हमारा रहता है, इतने दिन हम वहाँ पे रहते हैं, तो जस्ट हम जीतने के लिए जाते हैं कि भाई हम फर्स्ट आए, सेकंड आए, थर्ड आए, लेकिन उसके साथ एक अच्छा प्राइज मिलता है तो और मोटिवेशन मिलता है। गुड क्वालिटी हमेशा अच्छी ही होती है। तो मुझे लगता है कि सेकंड टाइम जब मेरे बेटे को मिला ना सीबीएसई में, तो जो मेडल का क्वालिटी वाज नॉट गुड। जो फर्स्ट टाइम मिला था वो काफ़ी इट वाज वेरी हैवी, तो वो उसमें जो लिखा हुआ वो उसका एक अलग सा इम्प्रेशन था। जो नेक्स्ट टाइम है तो मैं देख रही हूँ धीमे धीमे क्वालिटी बहुत डिग्रेड कर रही है। इवन कि मैं अमेजोन से मैंने कपड़े का स्टैंड मंगाया, उसका स्टील इतना अच्छा था और वो बहुत ही अच्छा था, तो मेरी मदर ने कहा कि अरे ये तो राधा बहुत अच्छा है, तो मेरे लिए भी एक मंगा दो, तुम ऑर्डर कर देना। तो मैंने मम्मी के ही एड्रेस पे उसको ऑर्डर किया और वो उसका क्वालिटी इतना डिग्रेड हो गया। मैं देखती हूँ कि जो फर्स्ट प्रोडक्ट होता है उसका क्वालिटी बहुत अच्छा होता है, धीमे धीमे विद टाइम प्रोडक्ट क्वालिटी जो है डिग्रेड होती जाती है। ये मैंने अक्सर देखा है। इवन स्टील का है, आप लीजिए, पहले कितने अच्छे बर्तन आते थे, आजकल स्टील जो है तुरंत क्रैक कर जाती है। बताइए कितना बर्तन आदमी खरीदेगा, तो बहुत कॉस्टली लीजिए। भाई क्वालिटी तो अच्छी होनी चाहिए ना, चाहे वो गरीब खरीदे चाहे अमीर खरीदे, लेकिन एक प्रॉपर क्वालिटी होनी चाहिए। भाई आप इतना पतला जो यूज करेंगे, इतनी पतली कढ़ाई यूज करेंगे तो वो हार्मफुल होगी और उसके बैड इफेक्ट्स आएंगे। तो ये इस पे हम बहुत कुछ डिस्कस कर सकते हैं प्रोडक्ट क्वालिटी पे। आजकल मैं देख रही हूँ प्रोडक्ट क्वालिटी बहुत खराब हो गई। इवन कि मैंने अमेजोन से कई सूट्स मंगाए, फर्स्ट वॉश में ही कलर फेड हो गया। तो आज हम प्रोडक्ट क्वालिटी पे भी मैंने बहुत से वीडियो पहले बनाए हुए थे। जैसे ही आप प्राइस रिड्यूस करते हैं वहाँ पे आप जो है क्वालिटी जो है वो उससे कंप्रोमाइज नहीं कर सकते हम। तो क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, बहुत अच्छी भी नहीं लेकिन सोबर्टी होनी चाहिए। सोबर्टी हर चीज में ही होती है तो अच्छी लगती है। तो हम प्रोडक्ट के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे बाद में। तो अभी यही है। अब जैसे आकाश भी जाता था स्केटिंग में, तो काफ़ी छोटा है, उसको कफिंग बहुत हो जाती थी सुबह के टाइम पे। वो भी ये लोग स्केटिंग ड्रेस बनाते हैं, जैकेट पहने, इतने ठंड में बच्चे, मैं समझ रही हूँ, आई अंडरस्टैंड कि हीट जनरेट होती है, इतना दौड़ते हैं, इतना गर्मी लगता है, ठीक है, बट इतने ठंड में मैं गई थी, यहाँ पे बच्चों को बहुत मुश्किल हो जाता है। मुझे ही दिक्कत हो रही थी वहाँ पे बहुत ज़्यादा, और मेरे तो अपने भी रूटीन्स होते हैं, तो मुझे बहुत परेशानी हो जाती थी। लेकिन मैं धूप में खड़ी रहती थी बच्चों के लिए, मैं उनके वीडियोस बना रही थी, मैं वहाँ पे पूरे टाइम रहती थी, बच्चे अपना प्रैक्टिस करते थे, मैं वहाँ बैठ के सामान देखती थी। इवन कि एक बार मेरे आकाश का जो है स्केटिंग बैग ही गायब हो गया। बताइए, लोग चोरी तक करते हैं, बताइए। अब बच्चा है, थोड़ी देर के लिए हम क्या इधर उधर नहीं जाएंगे, 2 मिनट के लिए हम इधर उधर चलेगा, सामान गायब हो जाएगा, बताइए, ये ऑनेस्टी है। फिर मैंने अनाउंसमेंट भी कराई, हमारा 14-15 हजार का हमारा स्केट्स था, हमने नया खरीदा, वो चोरी हो गया, बताइए आप। तो बताइए इस तरह से आजकल लोग क्या करते हैं। मैंने तो देखा है, जब मैं फर्स्ट टाइम पीएचडी करने गई थी तो वहाँ पे दिल्ली में मंदिर में गई। अब मंदिर में मैं वहाँ पे जैसे ही मैंने ऐसे हाथ जोड़े, वहीं पे मेरा पर्स गायब हो गया। तो मुझे इतना खराब लगा, मुझे लगा दिल्ली में मंदिर में चोरी। मैं आज तक कानपुर में बचपन से जा रही थी मंदिर, कभी मेरा कुछ चोरी नहीं हुआ। और मैं दिल्ली में जब गई तो मुझे कुछ ही हफ्ते हुए थे, मैं बस से गई और वहाँ मंदिर में मैंने जैसी आँख, हार्डली इट्स 1 सेकेंड और 2 सेकेंड, वैसे मैंने बैग ऐसे रखा, फूल चढ़ाया, हाथ जोड़े, और मेरा जो है मेरा पर्स गायब हो। मेरे पर्स में सारी चीज़ें थी, मेरी चाबी, मेरा सब कुछ गायब हो। मैं कि यू शुड बी वेरी अलर्ट इन दिल्ली। तो माई फर्स्ट एक्सपीरियंस इन दिल्ली वॉज वेरी पुअर। फिर सेकेंड टाइम एक बार मैं गई थी, बस से जा रही थी, ब्लेड से काट दिया, पॉलीथीन, सब पॉलीथीन का सामान ही ले लिया। तो इस तरह से दिल्ली में चोरी होती है। बस में जो स्टूडेंट्स हैं, मैं नई नई थी वहाँ पे, तो दिल्ली के बहुत सारे एक्सपीरियंस है। तो मुझे लगा वहाँ पे मैं बहुत अलर्ट रहती थी, मुझे लगा दिस इज़ नॉट गुड सिटी, यहाँ पे कुछ भी कभी भी हो सकता है। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो मैं वीडियोस के थ्रू शेयर कर रही हूँ।
तो अभी मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि अब जैसे चेस है, चेस का भी अभी आकाश ने शुरू किया है। आकाश पहले बैडमिंटन भी खेलता था, तो मैं उसको लेके जाती थी। मैं बच्चे छोटे थे तब तक मैं उनके साथ में रहती थी। अब जैसे ही बच्चे बड़े हुए तो मैंने कहा खुद से साइकिल से जाओ। पहले मैं जाती थी कार से, लोगों को लेके वहीं पे रहती थी, 2-3 घंटे बैठती थी, सबको लेके आती थी, टीचर्स से मैं बात करती थी, कम्युनिकेट करती थी। अब बच्चे बड़े हो गए तो मैं कहती हूँ खुद से कम्युनिकेट करो, खुद से इंटरेक्ट करो, खुद से सारी चीजें फॉर्म भरो, सारा चीजें पूछो। तो बच्चे इंडिपेंडेंट बच्चों को कैसे बनाना है। अभी चेस में आकाश जा रहा है, खेलता है, स्कूल की तरफ से जाते हैं तो बहुत ही हम श्योर रहते हैं कि बच्चे स्कूल की तरफ से गए हैं तो सब कुछ अच्छा ही होगा। अब बच्चे जो है स्कूल टीचर के साथ या कोच के साथ जाते हैं, स्कूल के थ्रू जाते हैं, तो बहुत ही हम अश्योर रहते हैं पेरेंट्स की बच्चे गए हैं, हमारा टीचर उनका ध्यान रखेगा। तो लोकल है तो अपना चले गए भाई, आउट ऑफ स्टेशन है तो छोटे बच्चों को छोड़ते नहीं बनता है, लगता है कि पेरेंट्स को भी जाना। जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाएं तब लगता है कि इंडिपेंडेंटली वो टीचर के साथ जा सकते हैं। और कभी बच्चों की या तो आदत हो पहले से कि आउट ऑफ स्टेशन वो रहे हों। अब हमारे बच्चे जो इतने डेलिकेट हैं कि कभी अकेले रहे नहीं है, कैसे मैनेज करेंगे कपड़े, कैसे उनको कोई जगाएगा। अब हम लोग कहते हैं उठो तैयार हो, बचपन से हम लोगों ने उनको ऐसी नरिश के लो खा लो पी लो, वरना खुद से तो ये कुछ करते। लेकिन मैं तो अपने बच्चों का मैं थोड़ा सा भूखा भी रखती हूँ कि उनके अंदर स्टेमिना डेवलप हो। मैं बहुत ज्यादा उनको ग्लूकोज ये सब देने की आदत नहीं डालती हूँ कि आप ये पियो, ड्रिंक पियो, ये करो। मैं कहती हूँ भूखे रहो, स्टेमिना डेवलप होगा, भूखे रह के प्रैक्टिस करो। तो मैं तो इसी तरह से उन लोग को तैयार कर रही हूँ। तो मैं भी बचपन में रहती थी, बहुत देर में फास्टिंग रखती थी। तो ये नहीं कि खाना नहीं मिला तो हम परेशान हो जाए, इस टाइप से नहीं होना चाहिए। खाना है खाइए, एक दिन में एक बार खा लीजिए, खा लीजिए आराम से, आपका दिन चल जाता है। थोड़ा बहुत नाश्ता कर लीजिए, चाय पी लीजिए, कुछ भी शरबत पी लीजिए, तो इस तरह से होता है। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि जो भी लोग जाते हैं अपनी जिम्मेदारी निभाएं। और जब कोई एक इंडिविजुअल जीतता है, जब कोई टीम जीतती है, तो जो टीम जिसको बिलोंग करता है सभी को खुशी मिलती है। पेरेंट्स को तो मिलती ही मिलती है। पेरेंट्स दे फील वेरी प्राउड कि उनके बच्चों ने ये जीता हो। स्कूल वालों का भी नाम होता है कि वहाँ के बच्चे आए, स्कूल का रिकॉर्ड अच्छा होता है तो वहाँ पे एडमिशन लोग कराते हैं, तो सभी को फायदा है, किसी एक को फायदा नहीं होता है। और हमें भी अच्छा लगता है। और आप तो जो खेल की जो है उसकी भी जो परसेंटेज आ गई है कि आपको जॉब में उसका वेटेज मिलेगा, तो इस टाइप से सारी बातें होती हैं। तो अभी तो आनंद का इंटरमीडिएट है, तो अभी उसने स्केटिंग वगैरह बंद कर दिया। उसने काफी ट्राई किया नेशनल के लिए, नहीं जीत पाया है। RSFI में भी जाता है तो वहाँ बहुत ही टफ कंपटीशन होता है। तो आज मैं अब थोड़ा सा हम स्पोर्ट्स से लेके थोड़ा एकेडमिक्स में आएंगे, तो मैं आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ। तो जब मैं पढ़ती थी, जब मैं नेट क्वालिफाई कर रही थी या कोई मेडिकल एंट्रेंस है, कोई दूसरे भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन दी, तो मैंने जनरली सुना है कि साउथ के लोग जो होते हैं क्वालिफाई कर लेते हैं नेट। इवन कि कोई भी इंस्टीट्यूट ले लीजिए आप, कोई भी एकेडमिक इंस्टीट्यूट है, कोई भी टीचिंग इंस्टीट्यूट है, तो वहाँ पे साउथ की पॉपुलेशन जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा रहती है। तो इसका रीज़न क्या है? मैंने सुना है कि उनका कोर्स बहुत अच्छा होता है। देखिए यूपी की बात करें, यूपी बहुत ही वीक जा रहा है, यूपी के लोगों का सिलेक्शन ही नहीं होता है, क्योंकि देखिए सिलेबस डिज़ाइनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वहाँ के लोगों का सिलेबस इस टाइप से है और उसकी मेजोरिटी ऑफ चीज़ें जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आती हैं। तो मोस्टली जो बहुत ही अच्छी जगह है, जो अच्छे अच्छे प्लेसेस है, वर्किंग प्लेसेस, वहाँ पर साउथ के लोग ऑक्यूपाई कर लेते हैं। और इवन कि मैंने देखा है कि यूपी के लोग बहुत कम आते हैं। आप ये कह लीजिए कि हिंदू की बात कर लीजिए, देखिए यहाँ पे कोई इशू नहीं है। जस्ट आई एम डिस्कसिंग कि जैसे कि मैं हूँ राधा गुप्ता, तो जनरल कैटेगरी में आती हूँ। तो मैं देखती थी जनरल कैटेगरी के लिए बहुत मुश्किल होता है, 1 सीट 2 सीट होती है। और हमारा सिलेबस इस टाइप से नहीं होता, हमारा यूपी बोर्ड का या इस टाइप से। तो मैंने ये भी देखा कि यहाँ के लोग जो है मूव कर जाते हैं साउथ में, साउथ के लोग जो है बहुत मूव करते हैं यूपी में। तो जो भी जॉब्स हैं वो नेट में देखा है मेजोरिटी ऑफ परसेंटेज वही क्वालिफाई करते हैं। ये सब मैंने सुना था ड्यूरिंग माई स्कूलिंग, ड्यूरिंग माई कॉलेज टाइम, ड्यूरिंग माई PhD प्रोग्राम एंड ऑल। तो हमारे PhD में भी साउथ इंडियंस थे। अब देखिए IIT कानपुर में बहुत सारे साउथ इंडियंस हैं, तो मोस्टली बंगालीज हैं, साउथ इंडियंस हैं, तो दे ऑक्यूपाई द पोजीशंस। तो हमारे यूपी के लोग जो है बहुत ही रेयर होते हैं, बहुत ही कम आते हैं।
तो आज मैं हार और जीत के बारे में हम बात कर रहे हैं। देखिए, हारता जो व्यक्ति है तो उसमें एक मोटिवेशन बना रहता है कि उसे अगली बार जीतना ही है, लेकिन ये वो लगातार हारता जाए तो वो बहुत डिप्रेस हो जाएगा, वो बहुत दुखी हो जाएगा कि मैं तो हारता ही जा रहा हूँ। तो या तो फिर वो गेम को चेंज करे। लेकिन और जो लगातार जीत रहा है तो उसकी प्रैक्टिस खत्म होती जाएगी, उसके अंदर घमंड और ईगो आता जाएगा और फिर उसकी वर्किंग एफिशिएंसी, उसकी खेलने की एफिशिएंसी जो है वो कम होती जाएगी। तो मुझे लगता है हार और जीत जो है अल्टरनेट होती जानी चाहिए। तो एक मोटिवेशन, एक एंथुसियाज्म बना रहता है, एक जोश, एक उत्साह जो है हमारे अंदर बना रहता है। अब मुझे लगता है कि इंग्लिश इज लाइक अ यूनिवर्सल लैंग्वेज। तो ठीक है, हम कभी बाहर जाए या बाहर के लोग यहाँ आए या हम कभी किसी से फोन कॉल पे बात करें या हम कभी किसी बैंक में जाएं या कहीं भी जाएं, तो एक इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो हम सबको समझते हैं। लेकिन हम भारत के निवासी हैं और हिंदी हमारी मदर टंग है, लेकिन हमने देखा हिंदी वालों को इतना वेटेज नहीं देते, हिंदी वालों को इतना इज्जत नहीं दिया जाता। हिंदी जहां आपने बोलना शुरू नहीं किया तो वहां पे आपके मार्क्स कम हो जाते हैं, आपको इंटरव्यू में क्वालिफाई नहीं करते लोग। जितना आप इंग्लिश आपकी फ्लुएंट होती है आपको उतना ही लोग लेते हैं, आप पोस्ट डॉक के लिए आपको बाहर भेजा जाता है और हिंदी पीपल के लिए इतना नहीं होता है। तो लोग सोचते हैं कि प्रेजेंटेशन बनाया इंग्लिश में बोला तो आप सुपीरियर हैं, यदि आपने हिंदी में बोला तो आप नहीं हैं। तो मैं तो हमेशा मिक्स ही रखती हूँ। मैं इतनी फ्लुएंट नहीं हूँ मैं कि मैं लगातार इंग्लिश बोलती रहूँ। तो मैं इंग्लिश भी बोलती हूँ, हिंदी भी बोलती हूँ। अब तो हिंदी भी इतनी अच्छी नहीं रही क्योंकि आदत छूट गई बीच में। इंग्लिश भी पढ़ते गए तो इंग्लिश हिंदी दोनों जो है एक हाइब्रिड जैसा बन गया है। तो क्रिकेट का क्या है कि हमारे टाइम के जो क्रिकेटर थे, तो बीच में मेरा जो है टीवी बिल्कुल छूट गया था, तो मुझे अभी अपडेट नहीं है, नए क्रिकेटर्स के बारे में नहीं पता है। पहले का मुझे काफी नॉलेज है, पहले मेरे ब्रदर्स देखते तो मैं भी चलते फिरते देखती थी। लास्ट ओवर जरूर मैं देखती थी, कौन जीत रहा कौन हारा। पूरा मैच तो मैं नहीं देखती थी, मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता था क्योंकि मैं हमेशा एक रेगुलर स्टूडेंट रही हूँ। मैं कभी एब्सेंट नहीं होती थी, मैं डेली कॉलेज स्कूल जाती थी और स्कूल से आने के बाद मेरा अपना सेल्फ स्टडी रहता था। नोट्स मैं बनाती थी 3-4 बुक्स से, किताबों से, और जो भी समय बचता था तो मैं अपना देख लेती थी। तो लास्ट ओवर मैं देखती हूँ जब जीतने हारने वाले होते हैं और बीच बीच में जाके मैं पढ़ती रहती हूँ कितने रन हो गए, कितने ओवर हो गए, कौन जीता, किसको मैन ऑफ द मैच मिला। तो हमारे टाइम के मुझे रवि शास्त्री जी याद है, सुनील गावस्कर याद है, कपिल देव याद है मुझे। तो ऐसे बहुत से लोग थे। अभी नए में मैंने किसी का देखा नहीं है क्योंकि मैंने बहुत सालों से सब कुछ छोड़ दिया था और मैं टीवी देखना ही छूट गया था हमारा। और स्कूल कॉलेजेस में भी बच्चों के साथ इतना बिजी हो गए, घर के हाउस वर्क में, अपने प्रोजेक्ट में इतने बिजी हो गए कि हम लोगों ने ये सब चीज़ें देखी नहीं। तो हम भारत को जो है अनेकता में एकता के लिए जाना जाता है। मुझे लगता है कि इतना मल्टीपल लैंग्वेज है, अब लोग अपनी अपनी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब देखिए, हम तो हिंदी में बोलेंगे, जिसको हिंदी नहीं आती उसको समझ नहीं आएगा, वो कोई अपनी भाषा में बोलेंगे तो मुझे नहीं समझ में आएगा। इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज जो सबको समझ में आएगी जिसने पढ़ाई की है। अब जिसने पढ़ाई नहीं की है तो कोई पढ़ता तो हर इंसान ही है, कुछ नहीं तो ग्रेजुएशन तो करेगा ही, तो इंटरमीडिएट तक कुछ तो इंग्लिश आ ही जाती है। ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल नील होगा। आजकल लोग तो व्हाट्सएप में या मैसेंजर में जो है हिंदी को ही इंग्लिश में लिख देते हैं, तो बट वो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। इतना मिक्स हो जाता है, इतना अजीब सा हो जाता है कि कुछ समझ ही नहीं आता क्या लिखा है। मेरे पास यूजुअली बहुत से मैसेज ऐसे आते हैं जहाँ पर लोग हिंदी को ही इंग्लिश में लिख देते हैं, वो मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है। तो मैं हिंदी को बिल्कुल हिंदी जैसा लिखना चाहती हूँ और इंग्लिश को इंग्लिश जैसा ही लिखना चाहती हूँ। और कभी कभी रहता है कि अच्छा चलो भाई इस तरह से लिख दिया, लेकिन आप लगातार लिखिए तो बहुत मुश्किल होता है आपको लिखना, क्या लिखूं, क्या स्पेलिंग, क्या अल्फाबेट यूज करूं। तो हार और जीत जो है जीवन में भी है कि हम अपने जीवन से हारे कि अपने जीवन से जीते। हमारे जीवन में अनेकों कठिनाइयां आई और हम उन कठिनाइयों से हार गए कि हम जीत गए। तो हम एवरी मॉर्निंग हम उठते हैं, फिर भगवान का नाम लेते हैं, दिन भर कार्य करते हैं, शाम को हताश होके निराश होके बैठ जाते हैं, लेकिन सोते हैं, फिर से कहते हैं नहीं नेक्स्ट डे अगेन वी विल स्टार्ट। तो हमेशा ये बोला गया है कि आप हर एक नए क्षण, एक नए टाइम पे आप नया स्टार्ट कर सकते हैं। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, आप फिर से अपने आप को इम्प्रूव करिए, फिर से हम कुछ शुरू कर सकते हैं, हम कुछ कर सकते हैं।
कुछ ठीक है, छोटा 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 करते जाएंगे, कुछ ना कुछ तो कभी ना कभी बड़ा हो ही जाएगा। एक बूंद बूंद से सागर बनता है। तो ये सब हमारी इंस्पिरेशन है, तो हमें इसी पे कार्य करना है। तो हारना जीतना कुछ नहीं है, एक अनुभव लेना है। इस जीवन में हम हार और जीत के ही अनुभव लेते हैं। हर बार जीतते रहे तो हारने का अनुभव नहीं होगा, हर बार हारते रहे तो जीतने का अनुभव नहीं होगा। तो हमें हर एक चीज में बैलेंस बनाना है, हमें अपनी गलतियों को देखना है, हमें फिर उसको इम्प्रूव करना है, फिर हमें सही से बिहेव करना है। तो ये चाहे खेल हो चाहे जीवन, जीवन भी एक खेल है जहाँ पर हम अपने फैमिली मेंबर्स के साथ खेल रहे हैं, हम अपने टीचर के साथ खेल रहे हैं, हम बाहर जाके लोगों के साथ इंटरैक्ट, तो लोगों के साथ इंटरैक्ट करना इज लाइक अ गेम। कि हर इंसान दूसरों को सप्रेस करने की कोशिश करता है, अपने आप को उठाने की कोशिश करता है। अब वो जो सप्रेस हो रहा है वो परेशान है बेचारा, और जो दूसरों को दबा रहा है वो खुश है। तो यही जो है बेसिक फंडामेंटल ऑफ लाइफ है। तो यही है कि आप सबको जीने दीजिए, खुद भी जिए, मतलब खुद भी आपको जीना है और दूसरों को भी जीने दीजिए। तो यही सबसे बेस्ट है। तो हार जीत तो लगी ही रहती है, सबको जीने का अधिकार है, सबको खुश रहने का अधिकार है, सबको स्वस्थ रहने का अधिकार है। हमें कुछ भी ऐसा व्यवहार नहीं करना है जिससे दूसरे के स्वास्थ्य पर असर पड़े, दूसरे की पढ़ाई पर असर पड़े या दूसरे के क्रियाकलाप पर असर पड़े। क्योंकि एक इंसान का हम जीवन खराब करेंगे तो हमारा खुद का कर्मा इतना खराब हो जाएगा कि उसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि सिलेबस सेम ही होना चाहिए। ऑल ओवर इंडिया जो है सिलेबस सेम कर दिए, सारे बच्चे सेम पढ़ाई करें और फिर आप कंपटीशन कराइए, देखिए कितने लोग क्वालिफाई करते हैं। हमने भारत को अलग अलग उसमें डिवाइड कर रखा है, और चाहे वो हाई स्कूल का कोर्स हो, चाहे इंटरमीडिएट का हो, चाहे ग्रेजुएशन का हो, चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन का हो, जो भी एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, सब बच्चे सेम पढ़ेंगे, सेम कंपटीशन होगा, टीचर्स सब सेम क्वालिफाइड टीचर्स पढ़ाएं, फिर वहाँ कंपटीशन कराइए, देखिए कौन जीतता है कौन हारता है। अभी तो प्रॉब्लम क्या है, किसी के पास फाइनेंशियल क्राइसिस है, किसी के पास टीचर अच्छा नहीं है, किसी के पास जो है जो फैसिलिटी नहीं है, किसी के पास लैब फैसिलिटी नहीं है, किसी के पास अच्छे स्केट्स नहीं है, किसी के पास अच्छे बैट नहीं, किसी के पास अच्छी बॉल नहीं है। तो हम प्रोडक्ट की भी बात कर रहे हैं, तो हमें कुछ ऐसी योजना बनानी चाहिए जहां पर स्टूडेंट को प्रोवाइड किया जाए मटेरियल। तो ये नहीं हो कि पेरेंट्स से ही पैसा लेते जाएं, पैसा लेते जाएं। जो पेरेंट्स नहीं दे पा रहे हैं तो यही फिर वही बात है, लेबर ऑफ डिवीजन आ गया। यदि हमें अपने देश को डेवलप कंट्री में लाना है तो हमें इस तरह से कुछ सोचना होगा। फिर देखिए कौन जीतता है कौन हारता है, किसका सिलेक्शन होता है, देन यू डिसाइड इट। अभी तो हमारा जो फैमिली बैकग्राउंड है उससे हम यहाँ अब तक पहुंचे हैं, तो बताइए लोगों के साथ कितना सारा प्रॉब्लम होता है। तो मैंने तो ये सब बातें सुनी थी कि कुछ लोगों का सिलेक्शन हो जाता है, किसी का होते ही नहीं। क्यों नहीं हो रहा बताइए आप। जैसे मेरी एक फ्रेंड थी, उसने नेट 4-5 बार क्वालिफाई किया, तो वो एससी थी और उसका ओबीसी वगैरह वगैरह 4-4 बार क्वालिफाई कर ले रहे हैं, और मैं इतनी बार भी मैं क्वालिफाई नहीं कर पा रही थी। तो यही सब बातें। लेकिन मैं जो हूँ दूसरी तरह से, मेरा एंट्रेंस भगवान ने करा दिया। तो मैंने एमएससी करके एमटेक किया, तो एमटेक में मैंने एंट्रेंस दिया तो उसमें मेरा फर्स्ट पोजीशन आया, तो मैंने इस तरह से एमटेक कर लिया। फिर उसके बाद जो है मेरा पीएचडी जो है प्रोजेक्ट के थ्रू हो गया। प्रोजेक्ट के थ्रू मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपने आप को रजिस्टर्ड कर लिया। तो इनडायरेक्टली मैंने नेट क्वालिफाई नहीं किया, जेआरएफ क्वालिफाई नहीं किया, लेकिन मेरी पीएचडी हो गई। मुझे इंजीनियरिंग एक्सपीरियंस भी मिल गया, मुझे इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट का भी एक्सपीरियंस मिल गया। तो भगवान रास्ते बना देते हैं। तो रास्ते, यदि देयर इज अ विल देयर इज अ वे, तो जहाँ पर इच्छा है वहाँ पे सब इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो आप भगवान का नमन करते रहिए, भगवान आपकी सारी इच्छाएं पूरी कर देते हैं। तो हारना जीतना कुछ नहीं है, सिर्फ एक अनुभव लेना है। अनुभव जस्ट लेते हैं, फिर उसके बाद तुरंत आपको करेक्ट हो जाना है। यही स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में बताया गया है। लिबरेशन कैन नॉट बी रिवर्स। तो आपको एट द मोमेंट ऑफ एक्सपीरियंस मिलेगा, इफ यू वांट टू अगेन री एक्सपीरियंस, वो चीजें नहीं होती हैं। आपको एट द मोमेंट फर्स्ट टाइम यू हैव एक्सपीरियंस दैट एंड जस्ट फेल दैट कि हाँ ये हुआ, समथिंग हैपेंड, द नेक्स्ट यू वांट टू अगेन री एक्सपीरियंस, दो दैट इज नॉट पॉसिबल इफ यू आर अ प्योर बीइंग। तो इस तरह से सारी बातें होती हैं। तो हमें इस जीवन को अनुभव करना है, हमें अपने यंगस्टर्स को, हमें बच्चों को डेवलप करना है, हमें बच्चों को परेशान नहीं करना। बच्चे बहुत परेशान, बड़े ही जो होते हैं ना बच्चों को बहुत परेशान करते हैं। बच्चे बेचारे परेशान होते हैं, ना पढ़ पाते ना लिख पाते ठीक से। तो बच्चों को बिल्कुल परेशान नहीं करना, एक अच्छा एनवायरनमेंट देना, बच्चों को खुश रखना, बच्चे को खुश रहें, स्वस्थ रहें, अच्छे से पढ़ाई करें। थैंक यू एवरीवन, नमस्ते एवरीवन।